मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर्वत यात्रा। प्रातःकाल मोहम्मद गुलाबाज खां ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और महरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। शीरी बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? गुल, जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। शीरी, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें जवान ना खोला करो। शीरी, पूछती तो हूँ, पैदल चले जाने में क्या हर्ज है? गाड़ी वाला 1 रुपए से कम ना लेगा। गुल हंसकर, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे, चालान करवा दूं। शीरी, तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हूँ? हाकिम के क्या सींग पूछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम को दोस्त हाकिम से कम रोब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करता हूँ। यही इसी की बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहलकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं। इतने में महरी एक तांगा लाई। खां साहब ने फौरन साफा बांधा और चले। शीरी ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाओ। गुल, हाँ लाओ, हाथ में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेक वक्त, हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअदबी है। शीरी, आओगे कब तक? खाना तो यहीं खाओगे? गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र न करना, शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाऊं। कोई मुझे पूछे तो कहला देना कि बड़े साहब से मिलने गए हैं। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहाँ चलूं? गुल, छोटे साहब के बंगले पर, सरकारी काम से जाना है। तांगे, हुजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल, यह मैं कैसे बता दूं? यह तो हो ही नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहे और मैं उठकर चला आऊं। सरकारी काम है, ना जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी है बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दे। आदमी को गरूर ना करना चाहिए, गरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ। जिसको देखा कि रियाया को इजा पहुंचाता है उसके पीछे पड़ जाता है। तांगे वाला, हुजूर पुलिस बड़ा अधेर करती है, जब देखो बेगार, कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फाजिर को। मरे जाते हैं हुजूर, उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, ना दे तो झूठा चालान कर दे। गुल, सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ, वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो, तांगे को बंगले के भीतर न ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगे वाला, अच्छा हुजूर। अच्छा, आप देखिए, वह सिपाही मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, ना दूं तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं, जरा जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ना, पैसे लड़ता हूँ, पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बच्चा की खबर लूँगा। मुअत्तल ना करा दूँ तो सही। दूबदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं। तांगे वाले को भी यह बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खां साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था, आपने उसे देखते ही सलाम किया। बुजूर, बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी इन बातों में क्या रखा है, खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर है। बैरा, हुजूर को अल्लाह सलामत रखे, क्या बात कही है। हक तो यह है पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतजार करते रहते हैं कि यह हाथ उठावे। साहब को इतला कर दूँ? गुल, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्द नहीं। बैरा, जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके हैं, कागज वागज पढ़ते होंगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो, मौका महल पहचानना तुम ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है ना? बैरा, हाँ हुजूर, अब बहुत मज़े में है। जब से हुजूर ने उसके घर वालों को बुलाकर डांट दिया, तब से किसी ने चूं भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जान माल को दुआ देती है। बैरे ने खां साहब को खां साहब की इतला दी और एक क्षण में खां साहब जूते उतारकर साहब के सामने
जा खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ यह आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर। काटन, नहीं नहीं, आप हमारा दोस्त है। खां, हुजूर चाहे मेरे को आफताब बना दें, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ। बंदा उन लोगों में नहीं जो हुजूम के करम से 4 हरफ पढ़कर ज़मीन पर पाँव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। काटन, खां साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आज के 5वें दिन नैनीताल जा रहा है, वहाँ से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा, अब तो सब रईस लोग वहाँ जाता है। खां साहब नैनीताल क्या, बरेली तक भी ना गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहाँ कभी नहीं गया? साहब की नज़रों में गिर न जाते? साहब समझते कि ये रईस नहीं है, कोई चरकटा है। बोले, हाँ हुजूर, कई बार हो आया हूँ। काटन, आप कई बार हो आया है? हम तो पहली दफ़ा जाता है, सुना बहुत अच्छा शहर है। खां, बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है। काटन, आप कहाँ ठहरता? वहाँ होटलों में तो बहुत पैसा लगता है। खां, मेरी हुजूर ना पूछें, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के अकबाल से सभी जगह दोस्त हैं। काटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर सके? हम किफ़ायत से काम करना चाहता है, आप तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खां साहब बड़ी मुश्किल में फंसे। अब बचाव का कोई उपाय ना था, कहना पड़ा, जैसा हुजूर के साथ ही चला चलूँगा, मगर मुझे अभी ज़रा देर है हुजूर। काटन, तो कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा सलाम, आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतज़ाम करने को लिख दें। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा, हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खां साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे, उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की हवा न लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाना, फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें कुछ खबर न होती थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुँचे 10 बज गए थे, कुंवर साहब बाहर निकल आए। मित्रगण जमा थे। खां साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खां साहब, किधर से? खां साहब, जरा साहब से मिलने गया था, कई दिन बुला भेजा, मगर फुर्सत ही ना मिलती थी। आज उनका आदमी ज़बरदस्ती खींच ले गया, क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूं? कुंवर, यार तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो कि जो आता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? खां, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन ना आवेगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बैठा दिया। कुंवर, अपनी खास कुर्सी पर? खां, हाँ साहब, हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायची, मेवे, चाय, सभी कुछ आ गए। यूँ कहिए कि खासी दावत हो गई। यह मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुंवर, तो वह सब दोस्ती भी करना जानते हैं? खां, अजी दूसरा क्या खा के दोस्ती करेगा? अब हद हो गई कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुंवर, सच? खां, कसम कुरान की, हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हरज है? खां, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कुंवर, भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है। आप तो हो आए होंगे? खां, कई बार हो आया हूँ, हाँ इधर कई साल से नहीं गया। कुंवर, क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता होगा? राधाकांत व्यास बोले, धर्मावतार, चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाइए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। बद्री धाम की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं उनमें बहुत कम जीते लौटते हैं, और संग्रहणी तो प्रायः सभी को हो ही जाती है।
कुंवर, हाँ सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। लाला सुखदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी तो पहाड़ के पानी की निंदा की है। लागत अति पहाड़ का पानी, बड़ा दुख होत न जाई बखानी। खां, तो यह इतने अंग्रेज वहाँ क्यों जाते हैं साहब? ये लोग अपने वक्त के लुकमान हैं, इनका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फ़ायदा ना होता तो क्यों जाते, जरा यह तो सोचिए। व्यास, यही सोच सोच कर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखी देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता जा रहा है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। लाला, मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए, वहाँ से लौटे तो मुझे नसीहत की कि खबरदार कभी पहाड़ पर न जाना। आखिर कोई बात देखी होगी जभी तो यह नसीहत की। वाजिद, हुजूर खां साहब जाते हैं तो जाने दीजिए, आपको मैं जाने की सलाह ना दूंगा। जरा सोचिए, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह। जरा सी पगडंडी और दोनों तरफ कोसों का गड्ढा। नीचे देखा और थरथरा कर आदमी गिर पड़ा, और जो कहीं पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया, जल भून के कबाब हो गए। खां, और जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं? वाजिद, उनकी और बात है भाई साहब। खां, और बात कैसी, क्या वे आदमी नहीं है? वाजिद, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं, आप करेंगे? है आप में इतनी दम? हुजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं? खां, क्यों नहीं, टट्टुओं पर जाएंगे। वाजिद, टट्टुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर, टट्टुओं पर? भाई हमसे न जाया जाएगा, कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के न रहे। लाला, गिरे तो हड्डियां तक ना मिले। व्यास, प्राण तक चूर चूर हो जाए। वाजिद, खुदाबंद, एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, ना कि पहाड़ की चढ़ाई। कुंवर, वहाँ सड़कों पर इधर उधर ईंट या पत्थर की मुंडेर नहीं बनी हुई हैं। वाजिद, खुदाबंद, मंजिलों के रास्ते में मुंडेर कैसी? कुंवर, आदमी का काम तो नहीं है। लाला, सुना वहाँ घेघा निकल आता है। कुंवर, अरे भैया बुरा रोग है, तब मैं वहाँ जाने का नाम भी ना लूँगा। खां, आप लाल साहब से पूछे कि साहब लोग जो वहाँ रहते हैं उनको घेघा क्यों नहीं हो जाता। लाला, वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं भला? फिर उनका अकबाल। वाजिद, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खां साहब कभी नैनीताल गए हों। इस वक्त डींग मार रहे हैं, क्यों साहब? आप कितने दिन वहाँ रहे? खां, कोई 4 बरस तक रहा था। वाजिद, आप वहाँ किस मोहल्ले में रहते थे? खां गड़बड़ा कर, जी मैं। वाजिद, आखिर आप 4 बरस कहाँ रहे? खां, देखिए याद आ जाए तो कहूँ। वाजिद, जाइए भी, नैनीताल की सूरत तक तो देखी नहीं, गप हाँक दी वहाँ 4 बरस तक रहे। खां, अच्छा साहब, आप ही का कहना सही, मैं कभी नैनीताल नहीं गया, बस अब तो आप खुश हुए। कुंवर, आखिर आप क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहाँ ठहरे थे? वाजिद, कभी गए हों तब न बताएं। खां, कह तो दिया कि मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई। अब आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है, वहाँ घेघा निकल आता है, वहाँ का पानी इतना ख़राब है कि खाना बिल्कुल नहीं हजम होता, वहाँ हर रोज़ 10-5 आदमी खड्ड में गिरा करते हैं। अब आप क्या फ़ैसला करते हैं? वहाँ जो मज़े हैं वह यहाँ ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहाँ 24 घंटे का साथ रहेगा। मिसों के साथ झील में सैर करने का मज़ा अगर मिल सकता है तो वहीं। अजी सैकड़ों अंग्रेज़ों से दोस्ती हो जाएगी, 3 महीने वहाँ रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ ज़िंदगी भर भी ना होगा। बस और क्या कहूँ। कुंवर, वहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ों से मुलाकात हो जाएगी। खां, जनाब, दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत ना मिलेगी। कुंवर, जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए। खां, तो बस तैयारी कीजिए। सभाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सबके सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। व्यास,
पर्वत कंदराओं में कभी कभी योगियों के दर्शन हो जाते हैं। लाला, हाँ साहब, सुना है। 200-200 साल के योगी वहाँ मिलते हैं। जिसकी ओर एक बार आंख उठाकर देख लिया उसे चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हुजूर चलें तो इस ठाठ से चलें कि वहाँ के लोग भी कहें कि लखनऊ के कोई रईस आए हैं। लाला, लक्ष्मी हथिनी को जरूर ले चलिए। वहाँ कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे और गंगा जमुनी हौदा चमकेगा तो लोग दंग हो जाएंगे। ब्यास, एक डंका भी हो तो क्या पूछना। कुंवर, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देखकर भेष बनाना चाहिए। लाला, हाँ, डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। खां, जब तक वहाँ किसी दोस्त को तार दे दीजिए कि एक पूरा बंगला ठीक कर रखे, छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। कुंवर, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे, अफसर है। खां, उनको लाने का जिम्मा हमारा, खींच खींच कर किसी न किसी तरह ले ही आऊँगा। कुंवर, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं समझूं नैनीताल का जाना पारस हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया, सफ़र की तैयारियां हो गई। प्रातःकाल काटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहाँ आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कुंवर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइए, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूँगा। यह खत लिखवाकर कुंवर साहब अंदर गए तो देखा उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई है। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं। कुंवर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे आज ही रात को, यह नहीं हो सकता, कल बच्चा का मुंडन है, मैं एक ना मानूंगी। आप ही ना होगे तो लोग आकर क्या करेंगे। कुंवर, तो आपने पहले ही क्यों न कहला दिया, पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता। रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है, कल ना सही 2-4 दिन बाद सही। कुंवर साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ और क्या, 2-4 दिन बाद ही जाना, क्या साइट टली है। कुंवर, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वह रात ही को मुझे लेने आएंगे, आखिर वो अपने दिल में क्या कहेंगे। रामेश्वरी, ऐसे ऐसे वादे हुआ ही करते हैं, छोटे साहब के हाथ कुछ बिक तो नहीं गए हो। कुंवर, मैं क्या कहूँ कि कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वरी, तो गया जो कुछ है वो छोटे साहब ही हैं, मैं कुछ नहीं। कुंवर, आखिर साहब से क्या कहूँ, कौन बहाना करूँ। रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हमें 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर हंसकर, कितना आसान कर दिया आपने इस समस्या को, ऐसा हो सकता है कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा। सुशीला, क्यों, हो सकने को क्या हुआ, तुम उसके गुलाम तो नहीं हो। कुंवर, तुम लोग बाहर तो निकलती बैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेजों के विचार कैसे होते हैं। रामेश्वरी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का बाला है या निठोरा नाठा है, त्योहार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होते हैं। कुंवर, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी, हमने कह दिया हम जाने नहीं देंगे, अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा, तुम्ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी और अपना कौन बैठा हुआ है। कुंवर, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है, वो दफ्तर चले गए होंगे, मेरा सब असवाब बंध चुका है, नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका कि चलने की तैयारी करें, अब कैसे रोक सकता हूँ। रामेश्वरी, कुछ भी हो, जाने ना पाओगे। सुशीला, 2-4 दिन बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है, वहाँ कौन लड्डू धरे हुए हैं। कुंवर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठे पड़ते हैं, वह अपने दिल में कहेंगे कि अच्छे बेहुदे आदमी के साथ पाला पड़ा, अगर जाते हैं तो स्त्री से बिगाड़ होती है, साली मुंह फुलाती है, इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियाँ वाजिद बोले, हुजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। ब्यास, मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुंवर, भाई कुछ ना पूछो, बड़े संकट में हूँ। वाजिद, क्या हुआ हुजूर, कुछ फरमाइए तो। कुंवर, यह भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्मावतार प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुंवर, जी हाँ, आप जैसे गौखे और किस देश में होंगे, बुद्धि तो हम लोगों को भी छू नहीं गई। वाजिद, हुजूर अक्ल के पीछे तो हम लोग लठ लिए फिरते हैं। व्यास, धर्मावतार कुछ कहते नहीं बनता, बड़ी हीन दशा है। कुंवर, नैनीताल जाने को तैयार था, अब बड़ी साली कहती है कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं ना जाने दूंगी, चले जाओगे तो मुझे रंज होगा, बतलाइए अब क्या करूं। ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी। पूछो, मुंडन नाई करेगा, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं है,
एक मैं न होऊंगा ना सही, मगर उनको कौन समझाए। व्यास, दीनबंधु, नारी हट तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुंवर, अभी यह सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाए। वाजिद, बड़ा नाजुक मामला आ पड़ा हुजूर। लाला, हाकिम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद, हाकिम मिट्टी का भी हो फिर भी हाकिम ही है। कुंवर, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला, हुजूर अब बाहर ना बैठे, मेरी तो यही सलाह है। जो कुछ सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजी पसीने की जगह खून गिरा देंगे। नमक खाया है कि दिल लगी है। वाजिद, हाँ मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है। आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने आकर हाँफते हुए कहा, सरकार को वो आया है। कौन सरकार का बुलावत है। कुंवर, कौन है पूछा नहीं। खिदमतकार, कोई अंग्रेज है सरकार, लाला लाल मुंह है, घोड़ा पर सवार है। कुंवर, कहीं छोटे साहब तो नहीं है। भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे। हाथ पांव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। एक दूसरे को ठेल रहा है। लाला, बढ़ जाओ वाजिद अली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला, आदमी ही तो है वो, अभी कुछ खा तो नहीं जाएगा। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते। काटन साहब 2-3 मिनट खड़े रहे। अब यहाँ से कोई ना निकला तो बिगड़ कर बोले, यहाँ कौन आदमी है। कुंवर साहब से बोलो काटन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांध कर बोले, खुदावंद, कुंवर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो तबीयत कुछ भारी हो गई है। इस वक्त आराम में है, बाहर नहीं आ सकते। काटन, ओह तुम यह क्या बोलता है। वह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद, हाँ हुजूर, जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। काटन, बहुत रंज हुआ। वाजिद, हुजूर इत्तेफाक है। काटन, हमको बहुत अफसोस है। कुंवर साहब से जाकर कहो हम उनको देखना मांगता है। वाजिद, हुजूर बाहर नहीं आ सकते। काटन, कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाकर देखेगा। कुंवर साहब दरवाजे से चिमटे हुए काटन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी, ऊपर की ऊपर। काटन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ आते देखा तो गिरते पड़ते दौड़े और सुशीला से बोले, दुष्ट मुझे देखने घर में आ रहा है, मैं चारपाई पर लेट जाता हूँ। चटपट लिहाफ निकलवाओ और मुझे उड़ा दो। 10-5 शीशियाँ लाकर इस गोल मेज पर रखवा दो। इतने में वाजिद अली ने द्वार खटखटाकर कहा, महरी दरवाज़ा खोल दो, साहब बहादुर कुंवर साहब को देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा पर गर्मी के दिन थे, जाड़े के कपड़े संदूकों में बंद पड़े थे। चटपट संदूक खोलकर 2-3 मोटे मोटे लिहाफ लाकर कुंवर साहब को उड़ा दिए। फिर अलमारी से कई शीशियाँ और कई बोतल निकालकर मेज पर चुन दी और महरी से कहा, जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। काटन साहब ज्यों ही कमरे में पहुंचे, कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकाल लिया और कराहते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूंका जाता है। काटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था, खां साहब हमसे कहता था कि आप तैयार हैं, कहाँ दर्द है। कुंवर, हुजूर पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन, हम जाकर सिविल सर्जन को भेज देता है, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा, आप घबराएं नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुंवर साहब फिर बाहर आ बैठे। रोजा बख्शाने गए थे, नमाज गले पड़ी। अब यह फिक्र पैदा हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुंवर, भाई यह तो नई बला गले पड़ी। बाजिद, कोई जाकर खां साहब को बुला लाओ, कहना अभी चलिए, ऐसा ना हो कि वह देर करें और सिविल सर्जन यहाँ सिर पर सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन की फीस भी बहुत होगी। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है, अगर 200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझूं। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई और खां साहब के घर पहुँचे तो देखा वह असवाब बंधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया है। खां, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खां साहब हमसे तो उड़िए नहीं, कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 200-400 का वारा न्यारा है, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खां, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहाँ मालूम हुआ कि कुंवर
साहब कुंवर साहब के मकान पर गए हैं। फ़ौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुँचे। देखा तो सर्जन साहब एनेमा लिए हुए कुंवर साहब की चारपाई के सामने बैठे हुए हैं। खां, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ, कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओ आप डरता है? डरने की कोई बात नहीं, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब आदमी यहाँ से हट जाए, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा। खां साहब ने डॉक्टर से कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाइए, इन रईसों के फेर में न पड़ें, यह लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया करिए। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई। कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सिर से बला टली। खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खां साहब आप बड़े वक्त पर काम आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खां, जनाब 200 चटाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिना पिचकारी लगाए ना जाऊंगा। अंग्रेज़ों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंवर, यह भी कह दिया न कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इतला कर दें और कह दें वह सफ़र करने लायक नहीं है। खां, हाँ साहब, रुपए दिए किस लिए? क्या कोई मेरा रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को होगी बड़ी तकलीफ, बेचारे ने आपको बंगले के आश्रय पर होटल का इंतजाम न किया था, मामला बेढब हुआ। कुंवर, तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। खां, यह चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था, साहब कह देते। आज एक सख्त ज़रूरत से रुकना पड़ा, लेकिन खैर मैं साहब के साथ रहूँगा, कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुंवर, क्या अभी आप जाने का इरादा कर ही रहे हैं? हलफ से कहता हूँ मैं आपको न जाने दूंगा। यहाँ न जाने कैसी पड़े। मियाँ वाजिद देखो, आपको घर कहला दो, बाहर न जाएंगे। खां, आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं? छोटे साहब आपसे नाराज़ भी हो जाए तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज़ हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुंवर, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब आपको कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं है, मैं अब नहीं जा सकता। इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ़ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। खां, अब वह इज्जत करे ना करे, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरव्वत नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊँ। यह तो हो ही नहीं सकता। ज़रा देर के लिए घर चला गया, उसका तो इतना तावान देना पड़ा। नैनीताल चला जाऊँ तो शायद आपको कोई उठा ही ले जाएगा। कुंवर, मज़े से 2-4 दिन जल से देखेंगे, नैनीताल में यह मज़े कहाँ मिलते। व्यास जी, अब तो यूँ नहीं बैठा जाता, देखिए भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे। तो ये आप सुन रहे थे मुंशी जी की कहानी पर्वत यात्रा, रेणु की आवाज़ में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।